हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लॉयर एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करेंगे कि जो एडवोकेट होते हैं उनके क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स है जब वो एक वर्क लाइफ में आ जाते हैं, जब उनकी पढ़ाई हो गई है, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें कर ली है, जब उन्होंने अपना इनरोलमेंट करा लिया है और एज अ वकील अब वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो उन्हें अपना प्रोफेशनल एक कंडक्ट रखना होगा क्योंकि वो एक लॉयर, एक एडवोकेट हैं वो, ठीक है। और उनको उस प्रेस्टिजियस जो पोजीशन है या जो प्रेस्टिजियस हम जो टैग कहते हैं एडवोकेट का, उसको मेंटेन करके रखना होगा। सो इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है कि क्या लॉयर्स के क्या प्रोफेशनल एथिक्स होने हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा 2 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, तो आप लोगों के लिए भी क्या होगा, एक तरीके से क्विक रिकैप हो जाएगा। यहाँ पे हमने बात की थी द एडवोकेट एक्ट 1961 की, द एडवोकेट एक्ट 1961। और इस एडवोकेट एक्ट 1961 से क्या बना था, इस एडवोकेट एक्ट 1961 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया आया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शंस थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस पे मैंने आपको बताया था। एक फंक्शन इनका था लीगल एजुकेशन का ध्यान रखने का, एक फंक्शन था लीगल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन। और दूसरा फंक्शन किसका था, दूसरा फंक्शन यहां पे था जो प्रोफेशनल कंडक्ट था, ठीक है। जो प्रोफेशनल कंडक्ट था लॉयर्स का या एडवोकेट का, जो प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए उसका ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो पे जो हमारा फोकस है वो इस चीज पे है कि ये जो प्रोफेशनल कंडक्ट है ये कैसा होना चाहिए, इस चीज पे मेरा सबसे बड़ा फोकस है। इस वीडियो पे हम सबसे ज्यादा इसी चीज पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। The Bar Council of India rules encompasses professional standards for lawyer as laid down by Bar Council। वही जो Bar Council है वो जो भी रूल्स वगैरह बता रही है, एक एक करके अब हम उनको समझेंगे। The key duties and responsibility of an advocate can be summarized as follows: to act in a dignified manner, to respect court, not to communicate with a judge in private and impair impartiality। सबसे पहले तो आप एक डिग्निफाइड मैनर में रहो, ठीक है, एक इज्जतदार आदमी की तरह अच्छे से रहो, ठीक। फिर सेकेंडली कि आप कोर्ट को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आप अगर कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर ये जो लॉयर हैं अगर ये कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, ठीक है। मतलब कैसा भी जजमेंट आए, सुप्रीम कोर्ट कैसा भी जजमेंट दे या हाई कोर्ट कैसा भी जजमेंट दे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसा भी जजमेंट दे, ठीक है, भले ही आपके फेवर में हो भले ही आपके फेवर में नहीं हो, लेकिन आपको रिस्पेक्ट करना है। जो भी जजमेंट्स आ रहे हैं उनके रिस्पेक्ट करना है, जो कोर्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको रिस्पेक्ट करना है, उस हिसाब से काम करना है, उन रूल्स को ब्रीच नहीं करना है। अगर ये जो एडवोकेट्स हैं ये लोग मान सम्मान देंगे कोर्ट्स को, तभी तो जो नॉर्मल सिटीजन्स है वो मान सम्मान दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कोर्ट्स को क्या देना है, मान सम्मान देना है। देन नॉट टू कम्युनिकेट विद द जज इन प्राइवेट एंड इम्पेयर इम्पार्शियलिटी। साथ ही साथ जो जज है उनके साथ में आप प्राइवेटली कोई बात मत कीजिए, ठीक है। जो जज है वो एक न्यूट्रल हेड है, आप उनके साथ कोई पर्सनल कनेक्शन मत बनाने की कोशिश कीजिए। आपको जो भी बात कहनी है आपके केस से रिलेटेड खुलेआम सबके सामने कहिए। आप कोई नहीं होते हो कि आप जज से बोले कि हम आपसे प्राइवेटली मिलना चाहते हैं, कहीं ऐसा मिले, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये जजेस के उसमें भी आता है, मतलब ये जजेस के कंडक्ट में भी आता है कि जजेस को जो उनके ऊपर जो इतना बड़ा जो ट्रस्ट है उसको इंश्योर करना चाहिए। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। देन नॉट टू एक्ट इन इलीगल मैनर्स टुवर्ड्स द अपोजिशन, to refuse to represent the client who insist on adopting unfair means। साथ ही साथ आपको इलीगल वे में नहीं एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा है, जैसे आप सोचते हो कि वकील का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने किसी का खून कर दिया, राम ने श्याम का खून कर दिया और राम चले गया वकील के पास में कि देखो वकील साहब मैंने श्याम को मार दिया है, और उस वहां पे रानी थी तो रानी ने देख लिया कि मैंने श्याम को मारा है।
तो आप जो ये मूवी में देखते हो ना कि फिर वो वकील जाके वो रानी को मरवा देगा, इतने रुपए दे देगा, ये ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होती है। और ये एक तरीके से देखें तो ये जो रूल्स हैं, जो प्रोफेशनल कंडक्ट है, उसके खिलाफ भी है। बिल्कुल, अगर राम ने श्याम को मारा है और राम कहाँ गया, वकील के पास में गया है, तो वकील का काम क्या है? वकील का काम यह है कि कोशिश की जाए कि राम को वो बचा सके, इलीगल मीन से नहीं। आपको राम को बचाना है लॉ की नज़रों से। अब लॉ की नज़रों से कैसे बचाना है, ये वो वकील को पता है, उसने बहुत कानून पढ़े। कैसे बचाएगा वो? मान लो कि किसी ने किसी का खून कर दिया और वो गया कि देखो लॉयर साहब, देखो भैया मैंने उसको खून कर दिया, मेरे को बचा लो। तो लॉ की नज़रों से वो कैसे बचाएगा कि क्या मर्डर के सारी चीज़ें हुई भी है या नहीं हुई है। ठीक है, जो मर्डर में जो सारी मतलब जो सारी चीज़ें थी वो हुई भी नहीं है क्या, उसने पहले से तो कुछ नहीं खाया था। मतलब वो जज को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके कोई ना कोई एक जो रीजनेबल डाउट है वो जज के मन में छोड़ के और ऐसे करके उसको बचा ले जाएगा। अब जैसे हम रेप के केसेस देखते हैं, अब रेप देखे तो एक बहुत सीरियस क्राइम है, लेकिन वो लॉयर्स कैसे करते हैं, मतलब वो ऐसे देखते हैं, मतलब कई बार ऐसे पूछा जाता है कि मतलब लॉयर्स इस सारी चीज़ों में प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि क्या वो कंसेंशुअल बेसिस पे हुआ था, क्या ऐसा कहीं कोई पहले तो नहीं हुआ था, या उस लड़के का क्या हिस्ट्री है। मतलब इस तरीके से लॉयर क्या करते, जज को उलझाते हैं। सो अब वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, देखो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, बोल सकते हो कि नहीं सर ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन ये इलीगल मीन्स वाला तो ज़्यादा गलत होगा ना। आप किसी को मार के, आप कोई सबूत को खराब करके कोर्ट में जा रहे हो तो ये गलत है। अगर आपको आपके क्लाइंट को बचाना है तो आप बिल्कुल अपने क्लाइंट को बचाइए, लेकिन आप कैसे बचाएंगे? आप लॉ के मदद से अपने क्लाइंट को बचाइए, जो आपका जो लॉ है आप उसके मदद से क्लाइंट को बचाइए। आप कुछ इस तरीके से जज के सामने केस पेश कीजिए कि पुलिस ने हो सकता कोई हेराफेरी कर दी हो, ठीक है। सो आप इस तरीके से प्रोजेक्ट कीजिए, इस तरीके से आप प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। फिर टू रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट हु इंसिस्ट ऑन अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स, वही कि जो अनफेयर मीन्स वगैरह कोई क्लाइंट बोल रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इस सबूत को इतने में खरीद लेंगे, नहीं, इसको रिफ्यूज करना कि नहीं भैया हम तो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे मेरी काबिलियत पे भरोसा है, मैंने जो अपनी पढ़ाई की है मुझे उस पर भरोसा है, मैंने जो प्रैक्टिस की मुझे उस पर भरोसा है, मैं तुझे बचाऊंगा तो लॉ से बचा लूंगा, बाकी मैं ऐसे किसी को मार काट के जो मूवी में देख रहे हो वो सब नहीं करूंगा। In addition, being an office of the court, an advocate is expected to uphold and maintains the value of the profession. अब वो लॉयर, वो एडवोकेट जो है वो एडवोकेट कोर्ट में है, तो इस कोर्ट की जो गरिमा है, इस कोर्ट की गरिमा को बनाने रखने का काम होता है लॉयर का, कि इस कोर्ट की कहीं भी गरिमा पे आँच नहीं आए। क्लियर है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। Furthermore, an advocate duty towards client include, अब जो एडवोकेट की जो क्लाइंट के टुवर्ड्स ड्यूटी है वो क्या क्या है। अभी तक हमने देखा था कि एडवोकेट की, एज एन एडवोकेट की प्रोफेशनल कंडक्ट में क्या क्या ड्यूटी है। अब अपने जब वो क्लाइंट से डील करता है, मान लो मैं वकील हूं और मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है कोई केस के लिए, तो मेरी क्या ड्यूटी है मेरे क्लाइंट के प्रति, एक बार अब हम उनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बीइंग बाउंड टू एक्सेप्ट ब्रीफ्स, नॉट टू विड्रॉ फ्रॉम सर्विस, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट है वो जो भी चीज़ें बता रहा है वो सारी चीज़ें सुनना, अच्छे से देखना और बीच उसमें उसे नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं कि मैं हूँ एडवोकेट, ठीक है। अब मेरे पास में आया राम, अब राम मुझे सारी चीज़ें बता रहा है, किसको बता रहा है? सिद्धार्थ को बता रहा है। राम अपनी सारी घटनाएं सिद्धार्थ को बता रहा है। राम आया श्याम का खून करके, ठीक है, राम आया श्याम का खून करके और उसने सारी चीजें मुझे बताई कि मुझे वकील साहब बचा लो। अब इसने मुझे जब सारी चीजें बताई है तो मैं, इसने जो चीजें बताई है, हो सकता है मैं केस लड़ूं और हो सकता है मैं केस नहीं लड़ूं। अब अगर मैं केस नहीं लड़ रहा हूं तो जो कॉन्फिडेंशियल बात हम दोनों के बीच में हुई है, इस कॉन्फिडेंशियल बात को मैं लीक ना करूं। वो राम ने ट्रस्ट के तौर पे मुझे बताई थी कि मैं केस लड़ूंगा, तो केस लड़ना जाऊंगा तो राम को बताना पड़ेगा ना, पहले वो अपनी पूरी सारी चीजें बताएगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मैं केस लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। तो ये जो हम दोनों के बीच में ये जो बातें हुई है ये कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए, ठीक। दूसरा केस बनाते हैं कि मैं राम का केस लड़ रहा हूं कोर्ट में, ठीक है। अब हमारी इनिशियली बात हुई थी कि मैं 10 लाख रुपए में केस लड़ूंगा और 10 लाख रुपए तुम मुझे दे देना, मेरा पूरा पेमेंट 10 लाख का होगा, ये बना लेते हैं। अब मैं बीच केस में आके मैं राम से बोलता हूं कि इस 10 लाख की बजाय भैया मैं तो 1 करोड़ रुपए लूंगा, 1 CR।
अगर तू 1 CR रुपए देगा, अगर मैं राम से बोलूंगा अगर तुम 1 करोड़ रुपए दोगे तो मैं केस लड़ूंगा, वरना मैं केस को विड्रॉ कर दूंगा या मैं अपोजिशन की हेल्प करने लग जाऊंगा। तो ये भी क्या है, ये अनएथिकल मीन्स है। अगर आपने राम को कमिटमेंट दे दी है और जितने रुपए में कमिटमेंट दी है उतने रुपए में ही आपको केस लड़ना है। आप अपने रेट इंक्रीज नहीं कर सकते हो, आप अपना प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते हो और आप अपोजिशन को भी हेल्प नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। Then an advocate also had to maintain a client confidentially and not to instigate litigation or charge contingency fees depending on the success or favorable result of matter। वही बात है कि सारी चीजें जो कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए और बीच केस में आके आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरी फीस बढ़ा दो, ये सारी चीजें गलत है। An advocate is also expected not to negotiate directly with the opposing party, only through the opposing advocate, and to carry out legitimate promises made। यहाँ पे साथ ही साथ एक एडवोकेट की ये भी ड्यूटी है कि वो सामने वाले पार्टी से डायरेक्टली नेगोशिएट नहीं करे। इसका यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि दो इंसान हैं, राम का वकील है सिद्धार्थ, राम का वकील हो गया है सिद्धार्थ, और श्याम, राम ने क्या किया था, राम ने तो श्याम का मर्डर किया था। केस किससे रिलेटेड है? केस रिलेटेड है श्याम के मर्डर से। ठीक है, केस जो है वो श्याम के मर्डर से रिलेटेड है। और दूसरी जो पार्टी है वो है श्याम की फैमिली। ठीक है, दूसरी पार्टी कौन सी होगी? दूसरी पार्टी ऑफ कोर्स श्याम की फैमिली होगी, श्याम की फैमिली है। अब यहां पे कौन है? यहां पे हम मान लेते हैं राजू। ठीक है, इनका वकील कौन है? श्याम के फैमिली का वकील है राजू। अब हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। अब यहाँ पे एक लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सिद्धार्थ जो ये वाला वकील है ये डायरेक्ट यहाँ से कांटेक्ट ना करे और जो ये वाला वकील है वो डायरेक्ट यहाँ पे नेगोशिएट नहीं करे। अगर ये दोनों पार्टी नेगोशिएशन के लिए मान जाती है तो फिर क्या होगा? अगर ये दोनों पार्टी मान लो नेगोशिएशन के लिए मान गई तो ये लॉयर्स आपस में बैठ के, दोनों परिवार को साथ में बैठा के ये लॉयर्स दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। सिद्धार्थ का कोई हक नहीं बनता कि वो श्याम की फैमिली से डायरेक्ट जाके बात करे। अगर सिद्धार्थ को श्याम के परिवार से कुछ बात कहनी है तो सिद्धार्थ जाके राजू को बोलेगा और राजू इस बात को आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो यहाँ पे ये कहा गया था कि कोई भी नेगोशिएशन डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेगोशिएशन होता है तो वो अपोजिंग पार्टी के वकील के थ्रू होना चाहिए, वो अपोजिंग पार्टी के वकील के थ्रू होना चाहिए। क्लियर? ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है यहाँ पे। देन क्या बताया गया है? ब्रीच ऑफ दीज रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट लीड्स टू डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एडवोकेट विच मे रिजल्ट इन सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ये रूल्स वगैरह को अच्छे से फॉलो नहीं किया गया है, कोई एडवोकेट इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनके खिलाफ क्या होता है? डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, 1 महीना, 2 महीने, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, वो कमिटी डिसाइड करती है। लेकिन अगर इन रूल्स को अच्छे से कोई फॉलो नहीं कर रहा और किसी ने मान लो कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी बार काउंसिल में, तो फिर वो डिसिप्लिनरी जो कमिटी है वो उस हिसाब से एक्शन लेती है, देखती है कि जो कंप्लेंट है वो सही है या गलत है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, कि क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, क्या क्या प्रोफेशनल कंडक्ट होते हैं जो कि एडवोकेट को मेंटेन करके रखना पड़ता है जब वो अपना काम कर रहे हो, साथ ही साथ क्या क्या कंडक्ट उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है क्लाइंट के साथ में। क्लियर है? चीजें आपको समझ में आ गई है? और ये कंडक्ट किसने ले डाउन किए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, आई होप इस वीडियो का आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैं आपको समझा रहा था। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाता है, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो क्या है? वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपली magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा जिसमें नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिया होगा। यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ NTSC ओलंपियाड के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग में भी इट्स ऑल लीगल सीरीज करके एक सीरीज है जिससे कि आप अपना लीगल नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा लर्निंग में वहां पे भी जाके विजिट कर सकते हैं।
सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ पे क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे और चैप्टर वाइज वीडियोस अरेंज होंगे। एंड चैप्टर वाइज में भी जो वीडियोस होंगे वो टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। सो आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का फॉर्मेट यही रहेगा, दैट इज चैप्टर वाइज, एंड चैप्टर वाइज में भी वीडियो सारे टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आपको यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।